मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र संघ, क्या कारण था कि राष्ट्र संघ असफल हो गया? राष्ट्र संघ की विफलता के क्या कारण थे का वीडियो लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता के कारण का अध्ययन करना चाहता हूँ। राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व इतिहास का एक नया मोड़ थी। यह पहली संस्था थी जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में विधि शासन, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करने की आशा की जाती थी। परंतु राष्ट्र संघ उद्दीप्त आदर्शों, महत्वाकांक्षी सपनों तथा गौरवपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। वह मानव जाति को विश्व की विभीषिका से नहीं बचा सका। वह विश्व को जनतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने में सफल नहीं हो सका तथा वह निरंतर और न्यायोचित शांति की स्थापना में असफल रहा। राष्ट्र संघ के गंभीर प्रयत्नों के बावजूद निशस्त्रीकरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सका, वरन निशस्त्रीकरण की दौर और अधिक तीव्र हो गई। 11वें अनुच्छेद के अंतर्गत लगभग 44 अंतर्राष्ट्रीय विवाद राष्ट्र संघ के सामने लाए गए। इनमें से कुछ छोटे विवाद का समाधान करने में राष्ट्र संघ असफल रहा, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण विवादों का समाधान करने में राष्ट्र संघ को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा, क्योंकि यदि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने में इसे सफलता नहीं प्राप्त हुई, जिसके कारण से धीरे धीरे यह सफलता की तरफ अग्रसर होने लगा। जापान, इटली, जर्मनी आदि आक्रामक राष्ट्रों के विरुद्ध राष्ट्र संघ कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं कर सका। आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र संघ का सर्वाधिक प्रभावशाली शस्त्र 16वें अनुच्छेद में वर्णित आर्थिक प्रतिबंधों, इकोनॉमिक सेक्शंस को समझा जाता था। इसकी प्रभावशीलता के विषय में विल्सन का कहना था, यह पूरा बाइकाट होगा। आक्रामक देश दूसरे से बिल्कुल पृथक और विच्छिन्न हो जाएगा। कोई भी माल उस देश से बाहर न आ सकेगा और न उसमें जा सकेगा। तार के संदेश भी नहीं भेजे जाएंगे। इस प्रकार के बहिष्कार के बाद युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी देश 6 महीने तक ऐसे बहिष्कार का प्रतिरोध नहीं कर सकता। ये उस विल्सन की परिकल्पना थी। उस विल्सन ने कहा था, जिसने राष्ट्र संघ का जनक, कर्णधार, फादर कहा जाता है। राष्ट्र संघ ने इन आर्थिक प्रतिबंधों का केवल एक बार सन 1935 में इटली के विरुद्ध प्रयोग किया, परंतु उस समय इन्हें तुरंत लागू नहीं किया जा सका, वरन उन्हें सनय सनय लागू करना राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। इससे उसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो गई। इटली की आक्रामक गतिविधियों को नहीं रोका जा सका। इसके पश्चात राष्ट्र संघ किसी भी आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं कर सका और सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का शिकार हो गया। राष्ट्र संघ की विफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण एक पूर्वकालिक शिशु के रूप में कहा जाता है। राष्ट्र संघ की विफलता के अनेक कारण बतलाए जाते हैं, जिसमें प्रथम कारण सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है कि राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था थी जो समय से पूर्व स्थापित हो गई थी, जो समय से पूर्व ही पैदा हो गई थी, जो समय से पूर्व ही बना दी गई थी, क्योंकि इसकी स्थापना के समय तक राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का विचार उचित मान्यता प्राप्त नहीं कर सका था। पेरिस शांति सम्मेलन में एकत्रित राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ का विचार स्वेच्छा से नहीं, वरन राष्ट्रपति विल्सन के आग्रह के कारण अपनाया था। बदनाम मां की असम्मानित पुत्री के रूप में राष्ट्र संघ की स्थापना को सुनिश्चित बनाने के लिए राष्ट्रपति विल्सन ने इस बात का आग्रह किया था कि राष्ट्र संघ की संहिता को शांति संधियों का अंग बना दिया जाए। यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। अनेक राज्य वर्साय की संधि को एक कलंकित लेखपत्र मानते थे। उसमें सम्मिलित राष्ट्र संघ के प्रति भी उनका दृष्टिकोण अनुदार हो गया।
उससे, जैसा कि नॉर्मन विटविच का मत है, बहुत ही अच्छा विचार इन्होंने दिया है और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ यह विचार। उनका मत है कि राष्ट्रसंघ एक बदनाम माँ की असम्मानित पुत्री समझा जाने लगा और त्रुटिपूर्ण धारणाओं पर भी आधारित था। तीसरा, यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रसंघ अनेक त्रुटिपूर्ण धारणाओं पर आधारित था। प्रथम धारणा यह थी कि प्रथम महायुद्ध विश्व युद्ध के कारण सभी देशों के लोग यह समझने लगे कि एक नवीन विश्व युद्ध महायुद्ध के परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे तथा उसे केवल अनेक राष्ट्रों के सम्मानित प्रयत्नों द्वारा रोका जा सकता है। अतः वे इसके लिए अपनी प्रभुसत्ता का कुछ भाग एक राष्ट्र संघ को सौंपने के लिए प्रस्तुत हैं। परंतु यह धारणा गलत सिद्ध हुई, क्योंकि राष्ट्रों ने अपने प्रभुसत्ता को सीमित करना स्वीकार नहीं किया। दूसरी धारणा यह थी कि लगभग सभी देशों के प्रजातांत्रिक शासन पद्धति अपना ली जाएगी। इसके ठीक विपरीत सन 1930 के बाद अनेक देशों में अधिनायकवादी और फांसीवादी शासनों का विकास हुआ। तीसरी धारणा यह थी कि विश्व के सभी राज्य राष्ट्रसंघ के सदस्य हो जाएंगे। और चौथी धारणा यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा शस्त्रों में कमी आ जाएगी। परंतु ये आशाएं भी वास्तविकता का रूप नहीं ले सकी, जिसके कारण यह राष्ट्रसंघ असफल हो गया। आज इस वीडियो के साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। असमान शक्ति के स्तंभों पर आधारित जिसको कहा जाएगा, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में आपके समक्ष करेंगे। यहीं तक, धन्यवाद।